Welcome back to series of General Agriculture. Here we are going to discuss some important terms related to agriculture. So let's start. First is agriculture. Agriculture is derived from two Latin words, that is ager and cultura. Ager means soil and cultura means cultivation. So from here, cultivation of soil is called agriculture. Second term is sustainable agriculture. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है या इस तरह की फार्मिंग है जिसमें हम कम से कम इनपुट का यूज़ करते हैं, लेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, कम से कम यूज़ करते हैं, जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखें ताकि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट सॉइल से ले सकें। थर्ड टर्म आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशंस या झूम कल्टीवेशन। जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को भी एक नाम दे दिया जाता है झूम कल्टीवेशन। तो आपको इसमें झूम कल्टीवेशन भी याद रखना है कि झूम कल्टीवेशन ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अदर नाम है। इसमें क्या करते हैं, जनरली ट्राइबल्स पीपल माइग्रेट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह है, एक साइकिल चलती है इसमें, जनरली 4 से 5 ईयर की बाद साइकिल रहती है, जिसमें क्या करते हैं ट्राइबल्स पीपल सबसे पहले जंगल्स को वर्न कर देते हैं, जला देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो 4-5 साल तब तक सॉइल की फर्टिलिटी लॉस नहीं हो जाती है, तब तक वह वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे वहाँ पर फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, वहाँ से वो मूव कर जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह भी सेम सिमिलर प्रैक्टिस करते हैं वो। जनरली यह प्रैक्टिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में की जाती है और झारखंड एमपी में भी की जाती है। थर्ड टर्म है रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग का कंसेप्ट स्टीवर्ट ने दिया था 1998 में, उन्होंने टर्म दी थी रिस्पॉन्स फार्मिंग। इन्होंने बताया था हमको क्रॉप को मैनेज करना है मानसून सीजन्स या रेनफॉल के हिसाब से जो कि हम वेदर डेटा का यूज़ करके एक प्रिडिक्शंस करेंगे जिसके अनुसार ही हमको क्रॉप्स को ग्रो करना है। थर्ड आता है हमारा प्रिसिशन फार्मिंग, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। एक हाईली मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फार्मिंग की, जिसमें हम टारगेट स्पेसिफिक इनपुट्स का यूज़ करते हैं। टारगेट स्पेसिफिक इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा क्रॉप प्रोडक्शंस में अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस। मतलब जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है हम वहीं पर इनपुट्स को अप्लाई करेंगे। ये होती है हमारी प्रिसिशन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। अब आता है आइडियो टाइप। आइडियो टाइप क्या होता है, एक मॉडल प्लांट होता है। जब भी ब्रीडिंग में कोई एक प्लांट को ले जाता है, एक प्लांट की तो एक ब्रीडर एक आइडियल प्लांट डिसाइड करता है, उसके हिसाब से ही वह अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करता है प्लांट में। आइडियल प्लांट वह रहता है जिसमें कि सारे कैरेक्टर डिज़ायरेबल रहते हैं जो ब्रीडर को चाहिए रहते हैं। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। थर्ड टर्म आती है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग जो कि मार्स प्लेनेट से रिलेटेड है। मार्स पर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जैसा अभी हमारा अर्थ पे है, जहाँ पे हम फूड क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं। इसी क्लाइमेट को मार्स पे डेवलप किया जाता है। और यदि हम प्रेजेंट में देखें तो बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ मार्स ऑन अर्थ। मतलब अर्थ के जैसे ही एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट हो गई है जहाँ पर बैक्टीरियन प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड, जो कि बैक्टीरियन प्लांट्स डेवलप हो चुके हैं। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर सॉइललेस कंडीशंस इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब यहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें हम जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो एक हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें सॉइल नहीं रहती, इसलिए इसको सॉइललेस कंडीशंस कहा गया है। और जनरली ये फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स में यूज़ होता है। रिस्पॉन्स कर्व किसने सजेस्टेड किया था, ये हॉलीडे ने किया था।
1960 में। ये इनपुट आउटपुट में एक रिलेशन बताता है, रिलेशंस बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। देखो, टू टाइप्स के रिस्पॉन्स कर्व है, एक होता है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स, एक होता है पैराबोलिक रिस्पॉन्स। एसिम्प्टोटिक में क्या होता है, where entire diameter is the economic product as in the case of fodder crop or most of diameter in tobacco। एसिम्प्टोटिक में ये बताता है कि मतलब जो भी प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे यील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यील्ड भी बढ़ती जा रही है। ये होता है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स। इट मीन्स इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद इंक्रीज यील्ड, एग्जाम्पल सीरियल क्रॉप्स फॉर फोडर। अब हम पैराबोलिक देखते हैं। आफ्टर रीचिंग अ लेवल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ डिक्रीज यील्ड। और ये किस में हो जाता है, ग्रेन पर्पस या पल्सेस में या सीरियल्स में हम देखते हैं। जब भी हम ग्रेन पर्पस के लिए सीरियल्स लेते हैं उसमें देखते हैं या पल्सेस में देखते हैं। तो एक डिज़ायरेबल प्लांट पॉपुलेशंस हम लेते हैं तब तक तो यील्ड बढ़ती है, लेकिन यदि हम ज़्यादा ही प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज कर देंगे तो यील्ड वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें क्लोज फंक्शन रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देखते हैं, जिसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स होता है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है लीनियर रिस्पॉन्स जो कि ए प्लस बी एक्स होता है। तीसरा होती है मिक्सचरलेस इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस सी टू द पावर सी। क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स इस तरह का होता है, जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, ये कोई हम इनपुट दे रहे हैं इधर से और यहाँ पे हमारा आउटपुट का ये है। तो इसमें क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स में ये जाके एक बार एक लेवल तक पहुँचेगा फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स। अब हम सेकंड देखेंगे, लीनियर रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, इस तरह से चलता है ग्राफ, इस तरफ से चलता है कि मतलब हम प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा यील्ड भी इंक्रीज होती जाएंगी, जैसा हम फोडर्स में देखते हैं। तो ये हो गया लीनियर रिस्पॉन्स। थर्ड हमारा आता है ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज क्या होता है, किसने दिया, तो ये सबसे पहले फादर ऑफ ज़ीरो टिलेज जीवी ट्रिपलेट जो कि यूएसए के थे, उन्होंने 1950 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें यह होता है ज़ीरो टिलेज में कि प्राइमरी टिलेज रहता है। प्राइमरी टिलेज वो रहता है जब हम 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से डीप जब सॉइल को पलटते हैं या 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल में जाते हैं और उसको कट करते हैं या पलटते हैं तो उसको हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। तो इन्होंने जीरो टिलेज में बताया था कि उसको हम कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। सेकेंडरी टिलेज जो कि 15 सेंटीमीटर से कम रहता है, उसमें जब हम कोई भी एक्टिविटी सॉइल में करते हैं तो हम उसको सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि सेकेंडरी टिलेज को भी हम रेस्ट्रिक्टेड कर रखना है। कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड रखना है, सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन ही करना है, बाकी कंप्लीटली सेकेंडरी टिलेज को भी अवॉइड करना है। ओनली सीड बेड प्रिपरेशन को ही हमको सेकेंडरी टिलेज में इन्वॉल्वमेंट करना है, जीरो टिलेज में। तीसरी बात इन्हें बताई थी 50 से 100% रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे होना चाहिए। और जब भी हम प्राइमरी टिलेज नहीं कर पाएंगे या सेकेंडरी टिलेज नहीं कर पाएंगे तो वीट की प्रॉब्लम्स होगी। तो इन्होंने बताया था कि हम हर्बिसाइड्स, पेराक्वेट एंड ग्लाइसोफेट्स का यूज़ कर सकते हैं वीट कंट्रोल में। ये टोटल किलर हर्बिसाइड्स होते हैं, पेराक्वेट, ग्लाइफोसेट्स, डाइक्वेट।
पूरी वेजिटेशंस को किल कर देते हैं। और टिल प्लांटिंग, इन्होंने बताया था कि टिल प्लांटिंग को हम अडॉप्ट करेंगे। टिल प्लांटिंग क्या होती है? टिल प्लांटिंग एक ऐसा ऑपरेशन है या ऐसी प्रैक्टिसेस है जीरो टिलेज के जिसमें 4 ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं एक ही साथ में। मशीन्स रहती है टिल प्लांटिंग जिसमें रो की क्लीनिंग भी होती है, साथ साथ सॉइल भी ओपन होती है सीड इंसर्शन के लिए, फिर उसी टाइम पे सीड का भी प्लेसमेंट होती है और तुरंत सीड की कवरिंग भी हो जाती है सॉइल से। तो ये 4 ऑपरेशंस एक साथ कंप्लीटली टिल प्लांटिंग में होते हैं। दिस फंक्शंस आर एक्कम्प्लिश्ड इन वन टिलेज ऑपरेशन, मतलब ये साथ में ही एक ही ऑपरेशंस में हो जाते हैं। फिर आता है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है? मिनिमम टिलेज कैन बी डिफाइंड एज मेथड एम्ड एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड। हम कम से कम टिलेज प्रैक्टिसेस करें, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि हम एक प्रॉपर सीड बेड बना सकें, उतना ही करें, ज़्यादा टिलेज ना करें, गुड सीड बेड बना सके ताकि जर्मिनेशंस प्रॉपर हो सके और प्रॉपर क्रॉप ग्रो हो सके। मिनिमम टिलेज यूएसए में स्टार्टेड हुआ था, इसलिए स्टार्टेड हुआ था क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ टिलेज ड्यू टू स्टीप राइज इन ऑयल प्राइसेस इन 1974। और 1974 में ऑयल प्राइस में ज़्यादा उछाल आ गया था, इसी कारण से मिनिमम टिलेज को अपनाया गया था। मिनिमम टिलेज का भी एक ये है कि इसमें 30 से 50% क्रॉप रेसिड्यूज सॉइल सरफेस पे रखते हैं और क्रॉप रेसिड्यूज को सॉइल सरफेस पे रखने से ये होता है कि सॉइल की कंडीशंस इम्प्रूव होती जाती है ड्यू टू इन सीटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, क्योंकि धीरे धीरे अंदर ही वहीं पे डिकम्पोजिशन होता है जिसके कारण सॉइल की कंडीशंस धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती जाती है। हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वार्म्थ फ्रॉम द सन हीट। जो सरफेस ऑफ द अर्थ है धीरे धीरे वार्मर होते जा रहा है, इसी को हमने ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। अर्थ एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट फॉर्म्स में एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन जब इमिट करता है तो लॉन्ग वेव फॉर्म में रहती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 जो कि 55% से, मीथेन 25% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11% से, एंड N2 4% है। तो ये गैसेस क्या है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इन्हीं के कारण क्या होता है, जो इंफ्रारेड रहती है ना, ट्रांसमिट होती है एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। जैसे ही सन से शॉर्ट वेव में कुछ रेडिएशंस आई तो कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई अर्थ से, वापस से ऊपर जाती है, लेकिन इन गैसेस के कारण वापस से ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है और वह धीरे धीरे करके ही क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है, क्योंकि उनके कारण ही जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देखेंगे। In developed countries, emissions from automobiles and factories contain chlorofluorocarbons CFC, जो कि एक important greenhouse gases है। सेकेंड, in developing countries, deforestation भी एक मेजर सोर्स है गैसेस का, causes rise in CO2 level, methane gas from paddy field and livestock and nitrous oxides from nitrogen based fertilizers। तो मतलब इन जगहों से क्या है, गैसेस रिलीज हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से? फैक्ट्रीज से हो रही है। CO2 डिफॉरेस्टेशन से ज़्यादा हो रही है। मीथेन गैस पेडी फील्ड से निकलती है एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स फ्रॉम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड्स एंड एग्रीकल्चर। तो क्या होता जा रहा है, एक तो टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो कि मानव के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। सेकेंड, क्लाइमेट बदल रहा है, अनइवन क्लाइमेट हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण आइस की मेल्टिंग्स हो रही है। इंक्रीज सी लेवल्स रिजल्टिंग इन सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया। सी लेवल इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि आइस पिघल रही है
बर्फ़ का पिघलना हो रहा है, समुद्र में ज़्यादा पानी आता जा रहा है, इसके कारण क्या है कोस्टल एरियाज़ भी धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं और कहीं कहीं पर तो ड्रॉट आ जाता है इन वार्मर रीजन। अब हम कुछ एग्रोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट इज माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। Second, when vascular avascular mycorrhiza is used to phosphorus solubilizing in plant roots। WAM क्या होती है? वेस्कुलर एरवेस्कुलर माइक्रोराइजा है जो कहाँ पर यूज होती है? फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग इन प्लांट्स रूट। सीरियल्स जो काय में डिफिशियंट्स रहती है, अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स में डिफिशियंट रहती है? लाइसेंस में। यदि हम लेग्यूम्स में बात करें तो लेग्यूम्स किस अमीनो एसिड में डिफिशियंस रहती है? तो मिथ्योनिन में रहती है। जनरली क्वेश्चंस डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, इनको याद ही करना है। थर्ड है पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ पेडी। तो हम देख लेते हैं पावर टिलर क्या होता है। पावर टिलर एक मल्टीपर्पस हैंड ट्रैक्टर है, स्मॉल ट्रैक्टर है जो कि मल्टीपर्पस होता है, और एक हैंड ट्रैक्टर है जिसमें क्या होता है, ये मेनली सीड वेट प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है लोलैंड राइस में। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सीड वेट प्रिपरेशन, सोइंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस। यह हमने देख लिया पावर टिलर के बारे में, जो कि कहाँ यूज़ होता है? पेडी में यूज़ होता है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, वो क्या क्या करता है? 15% नाइट्रोजन करता है एंड 62% P2O5 कंटेन करता है। टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर, काहे के लिए करते हैं हम? इसको वाइबिलिटी ऑफ सीड के लिए करते हैं। हम कुछ देख लेते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में। टेट्राजोलियम टेस्ट को हम बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं, जिससे लैकॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1942 में बताया था। इस टेस्ट में क्या करते हैं, 100 से 200 सीड्स लिए जाते हैं टेस्ट के लिए, जो कि 4 रेप्लिकेशंस में होते हैं। 4 रेप्लिकेशंस बनाते हैं, 100 से 200 सीड्स के 4 रेप्लिकेशंस में अलग अलग में। फिर इनको एक केमिकल्स रहता है जिसका नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो कि एक कलरलेस केमिकल है जिसका 1% सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। जब हम सीड्स को इस सोल्यूशन में डिप करते हैं तो जो भी लिविंग टिश्यूज रहती हैं जो रेस्पायर्स करती हैं आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग कलरलेस केमिकल, जो कि कलरलेस केमिकल को रिड्यूस कर देती है। किस कलर में? रेड कलर में। रेड कलर कंपाउंड रहता है जो किसके कारण बनता है? फॉर्माजीन के कारण, जो कि एक नॉन सॉल्यूबल कंपाउंड है। तो आप याद रखिए कि फॉर्माजन जो एक रेड कलर कंपाउंड है, काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइसिस। तो ये 5 सेंटीमीटर है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, जो यूवी रेज रहती है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है? ओजोन लेयर के कारण। हमने देखा है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, कौन थे? डॉक्टर वी विश्वनाथन थे। CRI स्टेज के बारे में देखेंगे कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट इज CRI स्टेज। CRI स्टेज ये कितने दिन पे आती है? 21 डेज पे आती है। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं जिसको, जहाँ से रूट्स निकलते हैं जो कि सेकेंडरी रूट रहते हैं, जिनको हम परमानेंट रूट बोलते हैं। प्लांट्स में जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्लांट है, तो ये जो जोन होता है क्राउन रूट जोन होता है। यहाँ से 21 दिन बाद जो रूट निकलते हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। तो क्राउन रूट वाला वह पोर्शन है जो रूट से अबव रहता है,
और स्टेम से विलो रहता है। मतलब स्टेम और रूट्स के बीच वाला जो पार्ट रहता है उसको हम क्राउन रूट बोलते हैं, जहाँ से सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं उसको ही क्राउन रूट्स कहते हैं। और यह 21 डेज पर आता है, जहाँ पर हमको इरिगेशन देना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। हम थर्ड देखेंगे झूम कल्टीवेशंस मोस्टली फाउंड इन, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जनरली झूम कल्टीवेशंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हम विदाउट इन्वायरमेंट को हरासमेंट पहुंचाए हुए अच्छे से खेती करें, यही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज हेलोफाइट्स, जो प्लांट साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, जो हम क्रॉप कैनोपी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। रिक्लेमेशन डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी, रिक्लेमेशन डिसीज क्या होती है? इसमें क्लोरेटिक लीफ टिप, जिसको हम येलो टिप बोलते हैं, ये हो जाती है सीरियल प्लांट्स में, और ये किसकी कमी से हो जाती है? कॉपर की कमी से होती है। हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस, तो एब्सिसिक एसिड कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू एग्रीकल्चर जीडीपी 29.7%। हार्मोन यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, 2,4-D को हम हर्बिसाइड्स को भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इसको 20 ppm से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इस हर्बिसाइड्स के रूप में करेंगे, और 20 ppm से कम करेंगे तो हम इसको हार्मोन के तौर पर देखेंगे। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ कैटायन एंड एनायन फॉर्म, तो ये नाइट्रोजन है, जैसे NH4 अमोनिया एंड नाइट्रेट NO3- नाइट्रेट, तो ये कैटायन एनायन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स, तो हम साइटोकाइनिन हमने पहले देख लिया है। रिंग वॉर्म डिसीज कहाँ से होती है? फंगस से होती है। विच इज कॉज्ड रेनफॉल इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में किसके द्वारा होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। बाकी पूरे इंडिया में हम देखेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय AV एब्सिसिक एसिड के द्वारा। मैक्सिमम अलाउएबल वायु रेट कंटेंट इन यूरिया तो कितना है? 1.5%। इतना ही सिर्फ अलाउएबल वायु रेट है। वायु रेट क्या होता है? ये यूरिया में एक इम्प्यूरिटी रहती है, और ये कैसे बनता है? तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया कंबाइन होते हैं, कब? हाई टेम्परेचर अबव 130 डिग्री, तब वायु रेट फॉर्म हो जाता है, और इसकी लिमिट 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम फोलियर स्प्रे की देखें तो ये 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58% होता है। ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन होता है? तो 58% होता है। नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट, एजेटोवेक्टर करते हैं हम। सोरगम की बात करेंगे तो हम एजोस्पाइरिलम यूज़ करते हैं। वर्टिकल मल्च इज़ यूज्ड इन सॉइल, तो हम ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज़ करते हैं। वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है? हम नेरो ट्रेंचेस, जो गार्डन बेड्स रहते हैं उनमें क्या करते हैं? नेरो ट्रेंचेस करते हैं, प्लांट्स के बाजू में नेरो ट्रेंचेस बनाते हैं, उसमें स्ट्रॉ फिल कर देते हैं मिलेट्स का, मेज का या सनफ्लावर का, जिसके कारण क्या होता है? काफ़ी एयर स्पेस क्रिएट हो जाती है स्ट्रॉ के कारण, और फिर इसके कारण क्या है? जब भी वाटर मिलता है सीधे डाउनवर्ड चले जाता है रूट जोन्स तक। यही होती है हमारी वर्टिकल मल्च। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था? ऑर्नर एंड स्टॉइट ने 1939 में दिया था। इन्होंने 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बताए थे। ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट 22.5 सेंटीमीटर, लाइन टू लाइन स्पेसिंग 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया। मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर इन इंडिया इज DAP, तो DAP हमारा मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर है। DAP में फास्फोरस कितने परसेंट होती है? तो DAP में 16%, सॉरी DAP में 46% फास्फोरस होती है। वेरी फ्यू पुअर
पीपल्स आर इन, पंजाब में सबसे कम बीपीएल या पुअर पीपल्स हैं, और सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये कहाँ पर है, बिहार में। शुगर केन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर जनरली यूज़ करते हैं हम, एजेटो वेक्टर। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड्स, हम सोयाबीन सीड को कितनी डेप्थ पर शो करते हैं, 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर शो करते हैं। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया इज, सबसे पहली राइस की वैरायटी जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में कौन सी थी, TN1। कब हुई थी, 1964-1965 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज ब्रासिका जुन्सिया, तो ब्रासिका जुन्सिया है क्या है, हमारी इंडियन मस्टर्ड है। एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल्स इंडिया में, तो एल्यूवियल सॉइल है जो कि 146 मिलियन हेक्टेयर एरिया में है। इन सिंगल सुपर फॉस्फेट सल्फर कंटेंट 12% सल्फर है सिंगल सुपर फॉस्फेट में, 16% फॉस्फोरस है, 22% कैल्शियम है, और मैग्नीशियम 0.2%। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन इंडियन सॉइल, जिंक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इंडियन सॉइल्स में डिफिशियंट है। स्पाइक टूथ हेरो इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, तो कैसा इम्प्लीमेंट है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। इसका क्या काम है, सॉइल को पल्वराइज करना, क्रॉप रेसिड्यूज को ब्रेक करना, एंड वीट को भी अपरूट करने का। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, हम कौन से मतलब हम लाइम को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए। डियारा कल्टिवेशंस मेथड इज़ फॉलोड इन, किस हम कोकोरूट सबसे ज़्यादा इसको करते हैं। डियारा लैंड वह होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी भर जाता है, लेकिन जब जैसे ही रेनी सीजन आता है धीरे धीरे वह पानी वहाँ से निकलता जाता है, और हम उसी लैंड पर क्या करते हैं, कल्टिवेशंस करते हैं, उसी को हम डियारा कल्टिवेशंस कहते हैं। CN रेशो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1। कार्बन नाइट्रोजन हम रेशो देखेंगे कार्बन ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो कितना होता है, 10:1। नेशनल सीड एक्ट हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, 1966 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन कौन सा होता है, IBA होती है, जो रूट को ग्रोथ को बढ़ावा देता है वो IBA होता है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में हम कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं, NNA, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 16 से 15%, 16 से 32% स्लोप में हम क्या करते हैं, बेंच टेरेसिंग का यूज़ करते हैं। बेंच टेरेसिंग कुछ नहीं है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर स्लोप को कट करके एक प्रॉपर वे में कल्टिवेशंस किया जाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वल्क डेंसिटी। वल्क डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वल्क डेंसिटी। डिस्क प्लो इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टफ, डिस्क प्लो का हम यूज़ करते हैं जब सॉइल टफ रहती है, तो हम किस प्लो का यूज़ करते हैं, डिस्क प्लो का। फर्स्ट मैनमेड सीरियल इज ट्रिटिकेल। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज यूरिया, सबसे चीपेस्ट यदि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देखें, कंटेंट फर्टिलाइजर देखें तो वो यूरिया है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन रहती है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस अमोनियम कार्बामेट। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है यूरिया हाइड्रोलिसिस में, अमोनियम कार्बामेट रहता है। नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, 1982 में शिवारमन कमेटी के द्वारा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म एजेटोवेक्टर। एजेटोवेक्टर कैसा है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, इसको हम सिलिका बोलते हैं। सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरीगेशन। सप्लीमेंटल इरीगेशन को हम लाइफ सेविंग इरीगेशन भी कहते हैं। मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्ट इन इंडिया इज एडिबल ऑयल, हम सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट करते हैं। लूनिस रिकाई की वैरायटी है, सुपर राइस की वैरायटी है। सुपर राइस वो वैरायटी होती है जिसकी लेंथ 7 mm से ज़्यादा रहती है। प्लांट विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर कॉल्ड मोनोसियस। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। व्यूफर्ट स्केल का के लिए यूज़ होता है, विंड फोर्स या स्पीड्स को मेजर करने के लिए हम व्यूफर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 MB। डाइवेक में देखते हैं हम क्या होता है,
डेथ ऑफ ब्रांचेस सूट्स और रूट्स स्टार्टिंग एट द टिप, मतलब डेथ हो जाती है ब्रांचेस सूट्स या रूट्स की, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टिप से स्टार्ट होता है। तो ये किसकी कमी से होती है, कॉपर की कमी से डायबिटिक डिसीज होती है। ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी, जो ग्रे स्पॉट्स रहते हैं लिप्स में किसकी कमी के कारण आते हैं, वो मैग्नीज की कमी के कारण आते हैं। इंडियन सॉइल्स आर मेनली डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, इंडियन सॉइल हमारे इंडिया के सॉइल से काय में डिफिशियंट है, नाइट्रोजन में डिफिशियंट है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ शुगर कैन इज रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, जिसमें पित्त क्या हो जाती है शुगर कैन के अंदर, पूरी लाल कलर की हो जाती है, जो कि क्या है, शुगर कैन की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है। पटेटोज आर ब्राउन ऑन स्टोलन, पोटैटो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, जो पोटैटो ट्यूबर्स रहते हैं किस चीज़ का मॉडिफाइड फॉर्म है, स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। शुगर कैन सोइंग इन ट्रेंच मेथड टू प्रिवेंट लॉजिंग, ट्रेंच मेथड को हम जावा मेथड भी कहते हैं, और जब हम पिट पिट खोदते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंचेस बनाते हैं और फिर उसमें हम शुगर कैन की सोइंग करते हैं, तो हम उस मेथड को क्या बोलते हैं, जावा मेथड या ट्रेंच मेथड बोलते हैं। सीड पर्पस के हिसाब से हम कैरेट को देखें तो क्या है, ये वाइनियल क्रॉप है। वरोन इज हार्मफुल फॉर प्लांट हैविंग कंसंट्रेशंस मोर देन 3 ppm, 3 ppm से यदि हम ज़्यादा बोरॉन का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा प्लांट्स के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग सीरियल, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, मेज़ की है। इंडिया में कितनी है, 5.26 टन पर हेक्टेयर। केओलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, तो किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, केओलिन तो रिफ्लेक्टेंट टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। साइकोसिल एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। सीसम की फैमिली क्या है, पेडिलिएसी है। जूट की जिलिएसी नहीं है, मालवेसी हो चुकी है। विच फैमिली ऑफ क्रॉप इज मोर एग्जॉस्टिव, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी फैमिली क्या करती है, एग्जॉस्टिव है, सॉइल से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेती है। ओरिजिन ऑफ मेज, मेज का ओरिजिन मैक्सिको है। सोयाबीन का चाइना है, टोबैको का मैक्सिको है। हाईएस्ट एरिया ऑफ समर मेज, समर मेज का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, बिहार में। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कहाँ से पब्लिश होता है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो ये ICAR से पब्लिश्ड होता है। येलोइंग ऑफ टी लीव्स ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंस, जो टी लीफ का येलोइंगनेस रहता है वो किसके द्वारा होता है, सल्फर की कमी के द्वारा होता है। पेडी फील्ड से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटा, तो इसका कौन सा एडिबल पार्ट है, एडवेंटिशियस रूट। कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ फॉसिल्स, हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशंस में। इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल में हम फ्लडिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो सॉइल में सॉल्ट रहते हैं वो पानी के साथ लीचिंग हो जाती है, इसलिए हम फ्लडिंग मेथड की सूटेबिलिटी को बताते हैं सलाइन सॉइल में। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस, तो पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो कि डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर्स एंड स्टोरेज इन प्लांट, जो कि फॉस्फोरस है, डायरेक्टली ATP से रिलेटेड है फॉस्फोरस, सो एनर्जी ATP से रिलेटेड है। सो हियर एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर्स एंड स्टोरेज इन प्लांट, तो कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फोरस है। न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स, तो 17 न्यूट्रिएंट्स है जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए। एपिकल वर्ड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन्स, तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है एपिकल वर्ड डोमिनेंस। हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर का हाईएस्ट कंजम्पशन कहाँ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के सॉइल पोटेशियम डिफिशियंट सॉइल है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कौन से सीरियल्स का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में, तो वीट का होता है। यदि हम सेकंड नंबर पे देखेंगे तो राइस का होता है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट पर राइस है, सेकंड पर वीट है। सीड रेट ऑफ सोरगम, सोरगम की सीड रेट देखेंगे तो कितनी है, 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। डीसकरिंग इज प्रोसेस इन टोबैको, डीसकरिंग कहीं में प्रोसेस की जाती है, टोबैको में। टोबैको में मेनली 4 प्रैक्टिस की जाती है। सबसे पहले टॉपिंग की जाती है, उसके बाद डीसकरिंग की जाती है, थर्ड नंबर पे प्राइमिंग की जाती है,
फोर्थ नंबर पे क्यूरिंग। आप इसका ऑर्डर भी याद रखिए, सबसे पहले टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग एंड क्यूरिंग। ये 4 प्रोसेस मेनली टबैको में की जाती है। टॉपिंग में क्या किया जाता है, टर्मिनल या एपिकल वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है। डिसकरिंग में जो सक्कर्स रहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ड रहते हैं उनको रिमूव करते हैं। प्राइमिंग में क्या करते हैं, जो राइप्ड लीव रहती है ना उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यूरिंग में ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस हम जनरली टोबैको में करते हैं। द वीट विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड, सबसे पहला बायोलॉजिकल वीट कौन सा कंट्रोल किया गया था, वो था लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा, इसमें वायु एजेंट कौन सा था, लेंटाना मोथ, जिसको हम बोलते हैं क्रोसिडोसिना लेंटाना या एग्रोमाइजा लेंटाना। स्टेट वेयर सीड लॉ और अडॉप्टेड, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा था सीड लॉ जिसने अडॉप्ट किया था, वो था कर्नाटका। सॉइल मॉइस्चर टेंशंस डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंसीमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जहाँ से हम सीधे सॉइल मॉइस्चर टेंशंस को मेजर कर लेते हैं। इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए हम लाइसीमीटर का यूज़ करते हैं। पार्सल फ्लूम इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो, पार्सल फ्लूम का हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर फ्लो में मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड कॉमन यूज्ड फॉर राइस, राइस में हम जनरली फ्लडिंग मेथड यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस थ्रू इरिगेशन नोन एज फर्टिगेशन, जब हम इरिगेशंस के साथ फर्टिलाइजर देते हैं वो फर्टिगेशंस कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन राइस फील्ड पडलिंग, पडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हम जिसमें क्या करते हैं, सॉइल की चर्निंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या रहते हैं, ज़्यादा से जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है राइस में वीड की रहती है, जिसके कारण मेजरली यील्ड लॉस होती है। तो हम पडलिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या रहता है, सॉइल में एक तो वाटर की कमी नहीं होती है, वाटर जल्दी से परकोलेट नहीं होता है, और उसके अलावा सेकेंड वीड से भी राहत मिलती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर सीरियल्स अकाउंट्स फॉर 10% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है सीरियल्स में। सॉल्टेशन इज प्रोसेस ऑफ विंडरोजन, विंडरोजन में 3 प्रोसेस होती है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीपिंग। तो सॉल्टेशन काय की प्रोसेस है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीपिंग तो ये विंडरोजन की प्रोसेस है। इरीगेशंस इफिशियंसी ऑफ लोमी सॉइल 70% की सबसे हाईएस्ट है। सोइंग पैटर्न यूज इन ड्राईलैंड, किस प्रकार का स्विंग पैटर्न हम ड्राईलैंड में यूज़ करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करते हैं। मोस्ट इफिशियंट्स मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन क्या है, मोस्ट इफिशियंस मेथड है और इसकी हायर एफिशिएंसी भी है। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पल्स क्रॉप कौन सी कोई उगाई जाती है, चिकपी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से। क्रॉप ग्रोइंग फॉर कंजर्व सॉइल मॉइस्चर नोन एज मल्च क्रॉप, मल्च क्रॉप को हम ग्रो करते हैं सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग, मतलब मेज ऐसी क्रॉप है जहाँ पर इरोजन को बढ़ावा करती है, लेकिन काऊ या ग्राउंडनट ऐसी क्रॉप्स है जो इरोजन्स को रोकती है। द हर्बिसाइड यूज एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फ्लूक्लोरिन हर्बिसाइड, जिसको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब हम प्लांट को ग्रो करने से पहले ही हम इस फ्लूक्लोरिन का एप्लीकेशन कर देते हैं। C4 का बात करेंगे हम, तो कॉमन लैम्स क्वार्टर जो कि C4 का एग्जाम्पल है। बॉटनिकल नेम ऑफ 2 रो वार्ले होडियम डिस्टिकोन एंड 6 रो वार्ले का क्या नाम है, होडियम वल्गेर। सबसे पहले ICRP किस क्रॉप का स्टार्ट हुआ था, मेज में कब हुआ था, 1957 में। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर वीटी कॉटन, वीटी कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर है। वीटी कॉटन की यदि हम सीड रेट देखेंगे 1.5 kg पर हेक्टेयर है। यदि उसकी स्पेसिंग की बात करेंगे तो 120 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ड्रॉपसी डिसीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय विच वीट, हम ऑर्जिमन मैक्सिमम का मैक्सिमम कंजप्शन कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाती है, ड्रॉपसी डिसीज हो जाती है। क्रॉप इज सुटेबल फॉर हैविंग pH 4 to 6, मतलब एसिडिक कंडीशन में कौन सी सॉइल ग्रो, एसिडिक कंडीशंस में कौन सी क्रॉप ग्रो हो सकती है, तो राइस, टी एंड पोटैटो हमको एसिडिक कंडीशंस में सुटेबल रहती है। रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोडुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जो रूट्स में
रेड हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट रहते हैं वो काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान 575 mm। एमिनोफिलिक प्लांट्स, एमिनोफिलिक ऐसे प्लांट होती हैं जिनको हाई मॉइस्चर सॉइल कंडीशंस की ज़रूरत रहती है ग्रो होने के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को हम एमिनोफिलिक प्लांट्स कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, शुगर केन एंड राइस। कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन। इजिप्ट ऐसी कंट्री जिसका 100% जो क्रॉप एरिया वो इरीगेशन में है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एफिशिएंसी, हम इरीगेशन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो इजराइल है। इरीगेशन एफिशिएंसी वो होती है हमने कितना वाटर डिलीवर्ड किया फील्ड में और जो वाटर कंज्यूम्ड किया क्रॉप ने, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, इंडिया ऐसी कंट्री जिसके पास हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है। इन रिमोट सेंसिंग ऑप्टिकल वेवलेंथ्स फ्रॉम 0.3 टू 15 माइक्रोन मीटर। रिमोट सेंसिंग में 0.3 से 15 माइक्रोन मीटर वेवलेंथ्स यूज्ड होती है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा। तो कब हुआ था, 1965 में, जिसका नाम था HV1। जनरली दो हाइब्रिड्स पूछे जाते हैं ईयर्स के साथ ही। हम मेज़ की बात करेंगे तो जिसमें गंगा 1 था जो 1961 में रिलीज़ हुआ था, एंड सोरगम में CSH1 जो कि 1964 में रिलीज़ हुआ था। तो इनको आप अच्छे से याद रखिए, मेज़ का गंगा 1, बाजरा का HV1, सोरगम का CSH1, सॉरी CSH1 नहीं, SCH1। क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशंस, मतलब कौन सी क्रॉप के पास सबसे ज़्यादा एरिया है इरीगेशंस में, तो व्हीट क्रॉप है। मोस्ट एक्सटेंसिवली फ्रूट क्रॉप ग्रोन इन द वर्ल्ड, मैंगो। पूसा जाइंट काय की वैरायटी है, वर्सिम की भी है, नेपियर ग्रास की भी है, पपाया की भी है। तो पूसा जाइंट तीनों की वेराइटीज़ है। टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स, तो होता है कैपिलरी वाटर। 3 प्रकार के वाटर होते हैं, सॉइल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ प्लांट्स के लिए यूज़फुल रहता है वो कैपिलरी वाटर रहता है, जो -1/3 से 31 बार तक प्रेजेंट रहता है। यदि हम ग्रेविटेशनल वाटर की बात करेंगे तो 1/3 से कम पर प्रेजेंट रहता है। हाइग्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो 31 बार से ज़्यादा पर प्रेजेंट रहता है। एट इक्वेटर डे नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल। एटमॉस्फेयर प्रेशर्स ऑलवेज डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है हमेशा एल्टीट्यूड के साथ कम होते जाता है। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, जो हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र होती है वार्म एरिया से कूल एरिया में, उसको हम क्लॉथ लाइन इफेक्ट कहते हैं। और जब वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र होती है वार्मर से कूलर एरिया में तो हम उसको ओएसिस इफेक्ट कहते हैं। जनरली ये दोनों टर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस एंजाइम रहता है जो नाइट्रोजन रिडक्शंस में हेल्प करता है। द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस, तो नाइट्रेट रिडक्शन में कौन सा कंपोनेंट यूज रहता है, तो मॉलिब्डेनम कंपोनेंट यूज होता है। मेजर ऑफ फील्ड क्रॉप्स रिक्वायर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ इज 6.5 से 7 pH, मतलब न्यूट्रल pH चाहिए रहता है। कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब जो हम कल्टिवेटेड क्रॉप रहता है वो मोस्टली एसिडिक नेचर की रहती है। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा मतलब वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड वाटर डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय क्रॉप ड्यूरिंग ए ड्यूरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। मतलब डेल्टा मतलब ये होता है कि क्रॉप को कितनी डेप्थ तक पानी लगा पूरी उसकी ड्यूरेशंस में। जैसे मान लो फर्स्ट ड्यूरेशन में हमने 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक इरिगेशन किया, सेकेंड में 7 सेंटीमीटर तक किया, थर्ड में 2 सेंटीमीटर तक किया। टोटल कितना हो गया, 5। फर्स्ट इरिगेशन में 5 दिया,
सेकेंड इरीगेशन में 3 सेंटीमीटर दिया, थर्ड इरीगेशन में 2 दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब टोटल 10 हेक्टेयर सेंटीमीटर तक हमने उसकी इरिगेट किया क्रॉप को, तो ये हो गया डेल्टा। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी देखते हैं। एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी। तो जितना भी एरिया इरिगेट होता है 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर से, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं। इसका फार्मूला है एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। हम मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड कर रहे हैं और उससे कितना एरिया इरिगेटेड हो रहा है, उसको हम ड्यूटी ऑफ वाटर कहते हैं। पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाइड टू अ क्रॉप, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक का पीरियड, जहाँ फिर पहली इरीगेशन से लास्ट इरीगेशन का जो पीरियड रहता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट पीरियड। रेंसिडिटी जो एक दुर्गंध होती है सनफ्लावर ऑयल में, वो किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण होती है। वेराइटी ऑफ ब्लेग्राम T9, पंथ U19, ये क्या है? वेराइटीज ऑफ ब्लेग्राम है। फेमस वेराइटी ऑफ मोथविन, जो कि कहाँ होती है? इस जो राजस्थान में होती है, ड्राई एरियाज में होती है, जिसकी वैरायटी क्या है? RMO 40। एलाइट वेराइटीज़ ऑफ मूंगबिन, मतलब अति उत्तम वेराइटीज़ होती है मूंगबिन की, वो कौन कौन सी है? पूसा बैसाखी एंड SML 668। 0.1% सोल्यूशन इन 5 लीटर ऑफ वाटर इज 500 ml। एक न्यूमेरिकल है, हम देखें बायोक्लाइमेटिक लॉ किसने दिया था? तो बायोक्लाइमेटिक लॉ हॉपकिंस ने ये दिया था। केमिकल सेफनर आल्सो नोन एज हर्बिसाइड एंटीडोट, जो केमिकल सेफनर रहते हैं जिनको हम हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप से भी जानते हैं। केमिकल सेफनर बोल सकते हैं, इनको एंटीडोट बोल सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्टेंट्स के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। दिस प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम पॉसिबल डैमेज बाय हर्बिसाइड, मतलब जो भी हर्बिसाइड से क्रॉप को डैमेज होता है उससे बचाने की ये कोशिश करते हैं सेफनर्स। इनके एग्जाम्पल है Na, इट इज़ यूज्ड फर्स्ट इन मेज, सबसे पहले मेज में यूज हुआ था Na। इसका फुल फॉर्म है 1,8 नैप्थेलिक एनहाइड्राइड। क्रॉप विच इज हाइस्ट पोटेशियम अपटेक, तो पटेटो ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा पोटेशियम को अपटेक करती है। द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर, जो 5 डिग्री तक का एरिया रहता है नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में, उसको हम क्या बोलते हैं? डोल्ट्रम्स बोलते हैं, जो कि इक्वेटर के पास का एरिया रहता है। ट्राइकेंटोनॉल इज ए ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है? ट्राइकेंटोनॉल ये ग्रोथ स्टिमुलेंट है, ये लीव्स ऑफ लूसेंट से हमको प्राप्त होता है। कुछ टर्म्स और देखते हैं। टिलेज इंक्रीजेस, टिलेज करते हैं तो एयर स्पेस बढ़ता है, जिसके क्या कारण क्या बढ़ती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और इन्फिल्ट्रेशंस भी सॉइल में बढ़ जाता है। बट रिड्यूसेस वल्क डेंसिटी, लेकिन वल्क डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोर्स के कारण वल्क डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। वेटलैंड प्लो इज स्मॉलेस्ट ऑफ द वुडन प्लो, इज यूज्ड इन पडल सॉइल एंड एफिशिएंसी इज 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 ईयर। तो एक वेटलैंड प्लो है जो कि स्मॉलेस्ट प्लो है, वुडन प्लो है, जो कि पडल्ड सॉइल में यूज़ करते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 0.1 हेक्टेयर, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर कवर करता है 8 घंटे में। ब्लेड हेरो इज नोन एज बखर, यूज फॉर वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग। ब्लेड हेरो क्या है? बखर है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? कब यूज़ करते हैं? क्रॉप सोइंग के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें क्या वाटर रिलीज होता रहता है, तो ये कोल्ड से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स को रिलीज करता है। स्प्लिटिंग ओपन ऑफ अ पॉड और फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैनर एट मैच्योरिटी इज नोन एज डेहिसेंट, मतलब जो पॉड का टूटना या फूटना होता है, मतलब पॉड का ओपनिंग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी कैरेक्टर है, इसको हम डेहिसेंट बोलते हैं। और ये किस में देखा जाता है? पल्सेस में देखा जाता है। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ लिथायरस कॉजेज अ डिजीज नोन एज लिथायरिज्म, यदि हम लिथायरिस का कंजप्शन करेंगे तो एक लिथायरिज्म डिसीज हो जाएगी, जो कि
इसमें एक टॉक्सिक प्रेजेंस रहता है BOA बेंजो ऑक्सिलिन एसिटिक एसिड, जिसके कारण ये होती है। फर्टिलाइजर इज प्रीफर टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मेन्योर सॉइल फॉस्फेटिक, इसलिए क्योंकि जब हम ग्रीन मेन्योर क्रॉप करते हैं तो नाइट्रोजन तो सॉइल में चली जाती है, इसलिए हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। द केटल कंज्यूमिंग ग्रास ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट, जिन भी ग्रास में लो मैग्नीशियम रहता है उनको क्या हो जाता है, हाइपोमैग्नीजेमिया नाम की डिजीज हो जाती है, जो कि जनरली इसको ग्रासी टेटनी के नाम से जाना जाता है। ये किसके कारण होती है, लो मैग्नीशियम के कारण हो जाती है, जो कि ग्रास में लो मैग्नीशियम रहती है उसके कारण होती है। वेदर इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो क्या है, लॉन्ग टर्म होता है। हम लॉन्ग टर्म कंडीशंस मतलब 30-35 साल की कंडीशंस का एवरेज एनालिसिस करके हम एक क्लाइमेटिक कंडीशंस बताते हैं। लेकिन वेदर क्या होती है, डे टू डे कंडीशन होती है, उसी को हम वेदर कहते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड जर्म्स ऑफ मेज इन कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग contraceptives. इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया की रैंक शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट एंड कंजप्शन में भी फर्स्ट है। द टोबैको कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट एक्साइज रेवेन्यूज अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। तो जो ज़्यादा एग्रीकल्चर्स में सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिलता है, टोबैको से मिलता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रो हाइब्रिड कॉटन कमर्शियली। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको। टोबैको का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और कंज्यूम कहाँ होता है, चाइना में होता है। यदि हम इंडिया की पोजीशन देखेंगे प्रोडक्शंस में, टोबैको में तो थर्ड पोजीशन से। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज ए केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए हम PMA का यूज़ करते हैं। ज्वार इज नोन एज, ज्वार को हम क्या बोलते हैं, केमल क्रॉप बोलते हैं, किंग ऑफ कोरस ग्रेन भी बोलते हैं। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कमर्शियलाइज द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, चाइना में, उसके बाद कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। HD 2329 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो HD 2329 वीट की वेराइटी है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशंस में इंडिया में। प्लांट रेक्टेंगुलरिटी क्या होती है, मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या रो टू रो, मतलब प्लांट ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, प्लांट रेक्टेंगुलरिटी बोलते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या रो टू रो डिस्टेंस। इन वाटर इरोजन 3 मीटर डीप मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नोन एज स्मॉल गली। तो अलग अलग बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है। जनरली यदि गली की डेप्थ 1 मीटर से कम है तो उसको स्मॉल बोलते हैं, 1 से 5 है तो मीडियम बोलते हैं। लेकिन यदि 5 से ज़्यादा डेप्थ है गली की मीटर में तो उसको हम लार्ज बोलेंगे। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज 3 तरह से हमने क्लासीफाई किया गया है गली की डेप्थ के अनुसार गली को। द डायरेक्शंस फ्रॉम विच विंड आर कमिंग, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उनको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जिधर जा रही होती है उसको हम लीवर्ड साइड्स बोलते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर्स यूज टू रिड्यूस इरोजन्स वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। जब भी हम 2% स्लोप कम होता है तो हम वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर को यूज़ करते हैं। लेकिन 2% से और जब भी 2% से ज़्यादा स्लोप रहता है तो हम उसको मैकेनिकल मेजर्स बोलते हैं, मैकेनिकल मेजर का यूज़ करते हैं। बेंच रेजिंग यूजुअली प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम 16 से 33%। तो बेंच रेजिंग हम का यूज़ करते हैं जहाँ पर स्लोप रहता है 16 से 33%। द हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंस टू एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड है उसको बोलते हैं रफ़ी अहमद किडवई अवार्ड। एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इंडिया वॉज इनिशिएटेड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये क्वेश्चन आता है सीधा, तो हमको इसका आंसर लेना है 7th
5 ईयर प्लान जो कि 1988 में इनिशिएट हुई थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी विद वाटर एंड फर्न एजोला। द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशंस। कौन सी क्यूबाइडल पैटर्न, इसमें क्या रहती है, स्क्वायर टाइप की प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें हम बीच में एक और प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, उसको हम क्यूबाइडल पैटर्न बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कॉम्पिटिशन इज नोन एज पैरेलल क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिनके जीरो कॉम्पिटिशन हैबिट रहती है, अलग अलग ग्रोथ हैबिट रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। क्योंकि पैरेलल लाइन भी दो अलग अलग लाइन रहती है जो कभी नहीं मिलने वाली रहती है, इसी प्रकार ये भी दोनों से क्रॉप रहती है जिनका एक दूसरे से कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। द वेराइटी ऑफ वीट विच इज़ रेजिस्टेंस टू ऑल 3 टाइप ऑफ रस्ट। ऐसे कौन सी वीट की वैरायटी है जो कि तीनों रस्ट से रेजिस्टेंस होती है, तो वो होती है छोटी लरमा। इन सुगर केन taking of ratoon crop is advisable only one time. Cultivation of 2 or more than 2 crop of different height simultaneously on a certain piece of land in a certain period is called multi-storied cropping। मतलब डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स को हम जब ग्रो करते हैं एक के साथ एक ही टाइम में, तो उनको हम मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहते हैं। नर्सरी एरिया रिक्वायर फॉर सीडलिंग ऑफ राइस 1 हेक्टेयर एरिया इज 1/10, जो कितना होता है 0.10 हेक्टेयर होता है। टिप बर्न ऑफ पेड इज ड्यू टू, टिप बर्न किसके कारण हो जाता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सबमर्ज्ड कंडीशंस में, इस कारण क्या हो जाता है, टिप बर्न ऑफ पेड हो जाता है। मेज लीफ डेवलप्ड रेड एंड पर्पल कलर, लीफ में रेड और पर्पल कलर हो जाता है, वो इसी कमी से हो जाता है, फॉस्फोरस की कमी से हो जाता है। साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप इंक्रीजेस बाय द हार्मोन GA3, जो GA3 हार्मोन हम यूज़ करते हैं जिससे क्या हो जाता है, ग्रेप्स का साइज बढ़ जाता है, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। अब हम कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन देखने वाले हैं जो कि वेबुलो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे एंड 3 सब सेंटर दिए थे। तो हम कुछ मेजर क्रॉप के सेंटर ऑफ ओरिजिन देखते हैं। राइस का देखेंगे, राइस का ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया वर्मा, शुगर केन का न्यूजीनिया, व्हीट का साउथ वेस्ट एशिया, हम व्हीट से देख सकते हैं W एंड इधर भी साउथ वेस्ट, वेस्ट में भी W आ रहा है जिसको हम टर्की के नाम से भी जानते हैं। ग्राम साउथ वेस्ट एशिया, मेज सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको। टी का देखेंगे चाइना, सोयाबीन का भी चाइना, मस्टर्ड का भी चाइना, काउपी का अफ्रीका है, कॉटन का इंडिया है, टोबैको का सेंट्रल अमेरिका, ग्राउंडनट का ब्राज़ील, मूंग का इंडिया, पटेटो का साउथ अमेरिका पेरू वाले एरिया में, ब्रिंजल इंडिया, अरहर का अफ्रीका, ज्वार का भी अफ्रीका एंड बाजरा का भी अफ्रीका। जो भी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप रहती है, जो भी हार्श क्लाइमेट में ग्रो होने की क्षमता रखती है, वो जनरली उनका ओरिजिन कहाँ रहता है, अफ्रीका रहता है। कुछ टर्म्स है उनसे रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट है, हम देख लेते हैं। इरिगेशन एग्रोनॉमी किसने दी थी, तो डॉक्टर NG दास्ताने ने दी थी। क्रॉपिंग सिस्टम किसने बताया था, डॉक्टर SS वेंस ने बताया था। इरिगेशन इंजीनियरिंग किसने दी थी, AM माइकेलन ने दी थी। SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये किन्होंने बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था। CRI भी डॉक्टर VL भरद्वाज ने बताए थे। फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, निकोलस ने दिया था 1963 ने। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दिया था आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था, लेकिन इसको आर्नन ने 94 ने फिर से दिया था। एग्रोबायोलॉजी लॉ किसने दिया था, विलकॉक्स ने दिया था। IWCP रेशो किसने दिया था, परिहार एट al ने 1974 में दिया था। ट्रांसप्लांटिंग इन परल मिलेट, ये डॉक्टर गौतम ने बताया था। कोफिशिएंट ऑफ अफेक्टिवनेस इन निचोपोरवी 1915 बताया था इन्होंने। H4 हाइब्रिड कॉटन डॉक्टर CT पटेल जो कि गुजरात के थे, इन्होंने 1970 में बताया था। जया फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस थी जो कि डॉक्टर शास्त्री ने लाए थे। लॉ ऑफ मिनिमम JV लिविंग 1840 में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लॉ ये विलकॉक्स ने दिए थे 1929 में। ये जनरली टर्म्स एग्जाम में पूछ सकती है किन किन साइंटिस्टों ने दी थी, तो हमको डायरेक्टली बस इनको याद रखना है। लीफ एरिया इंडेक्स ये इन्होंने बताया था, वॉटसन ने 1947 में बताया था। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था, ब्रे ने दिया था। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट डीन एंड फ्रेंड ने दिया था, और ये कौन सी के लिए था, फॉस्फोरस के लिए था। हार्वेस्ट इंडेक्स
डोनाल्ड ने दिया था। फोटो पीरियोडिज्म कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गार्डनर एंड एलार्ड ने 1920 में दिया था। थर्मोपीरियोडिज्म F.W. वेंटे ने दिया था। वर्नलाइजेशन दिया था, लाइनसेंको ने दिया था। एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन थी, वो किसने दी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग में फर्स्ट टाइम दी थी 1939 में। बेसिलस रेडिकोला जिसको हम राइजोबियम के नाम से अभी जानते हैं, वो वेजरेंक ने दिया था 1890 में। रोथमैस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस जेवी लॉज एंड जेच गिलबर्ट ने बताया था 1843 में। अब हम फाउंडर्स या फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड देख लेते हैं। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स जेवी वॉशिंगोल्ड थे। फादर ऑफ पेडोलॉजी वीवी डॉक्यूचेफ थे। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन डॉक्टर केएल चड्ढा थे, जो हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ टिलेज या वीड साइंस जेथरेटल थे। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स एमएल ट्रॉग। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोलॉजी एसएन विनोग्रेडस्की। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवी लिविंग। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट फादर से या किन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था, हमको चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। अब हम एग्रोनॉमी देखते हैं। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीन्स टू मैनेज। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है विच डील्स विथ मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब हमको फील्ड को इस तरह से मैनेज करना है ताकि हम हायर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शंस या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले क्रॉप की। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप। पीटर डेक्रेंसेंसी, जिनको हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओपोस रूरेलियम कामोडरम। उसका एक वेन हमोल नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो मेन प्रिंसिपल है वेजिटेशंस का वो क्या है? वाटर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए याद रखना है। वेन हमबोल्ट। जेथरो टूल, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एंड द वर्ड्स, इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। और वीड्स एंड जीरो टिलेज, इन्हीं के द्वारा ये वर्ड्स दिए गए थे और इन्हीं को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। आर्थर यंग की बात करेंगे। इन्होंने बताया था इन्होंने एक पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स। मतलब क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए इन्होंने सेवरल्स मटेरियल अप्लाई किए थे, जो कि पोल्ट्री डंग था, लीटर था, ग्राउंड गन पाउडर था और भी कुछ थी, और भी कुछ चीज़ें थी जो एक्सेट्रा। पब्लिश्ड हिज वर्क इन 46 वॉल्यूम एनाल्स ऑफ, उन्होंने एक वॉल्यूम पब्लिश किया था, उसको बोलते हैं एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन 1840 बाय, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच फार्मिंग कब स्टार्ट हुआ था? तो 1840 में स्टार्ट हुआ था जेवी लिविंग के द्वारा, जिनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर भी बोलते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। पहला है लीफ एरिया इंडेक्स, जो कि किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था 1948 में। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया। इसी को हम लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। जनरली इसका रेशो 5:6:1 होना चाहिए, 3:5:1 होना चाहिए सीरियल क्रॉप के लिए। लेकिन यदि हम फोडर क्रॉप के लिए देखें तो ये 8:10:1 होना चाहिए। 8 से 10:1 होना चाहिए। मतलब यदि 10,000 मीटर स्क्वायर ग्राउंड एरिया है तो लीफ एरिया कितना होना चाहिए? 80,000 से 1,00,000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए फोडर्स के लिए। और सीरियल्स के लिए 40 से 50,000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लैंड इक्विवेलेंट रेशो देखेंगे। लैंड इक्विवेलेंट रेशो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को असेस करने के लिए। इसमें क्या देखते हैं? इसमें हमेशा देखते हैं जितनी ईल्ड इंटरक्रॉप से मिली उतनी ही ईल्ड सोल क्रॉप से लेने के लिए जितना एरिया लगेगा वही ही लैंड इक्विवेलेंट रेशो कहलाएगा। मतलब यदि मान लो
एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशो 1.23 है। मीन्स जितनी यील्ड हमको इंटरक्रॉप से मिली उतनी ही यील्ड लेने के लिए 1.23 हेक्टेयर एरिया में सोल क्रॉप को लगाना पड़ेगा। 1.23 का मतलब ये होता है कि हमको इंटरक्रॉपिंग में 0.23% एरिया की सेविंग हुई है। इसका फार्मूला देख लीजिए। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप जो भी हम ले रहे हैं, इंटरक्रॉप दो क्रॉप ले रहे हैं, एक ए क्रॉप एक बी क्रॉप है, तो हम दोनों की यील्ड देखेंगे, डिवाइडेड कर देंगे हम उसको यील्ड ऑफ सोल क्रॉप्स को, तो हमारा आ जाएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशो आ जाएगा। यदि एक से ज़्यादा है तो हमारे लिए इंटरक्रॉप बेनिफिशियल है, यदि एक से कम है तो हमारे लिए वह बेनिफिशियल्स नहीं है। LER 1.10 मीन्स यदि इंटरक्रॉप में हमको 10% मोर यील्ड मिल रही ही है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमको ये बताता है कि हमारा एक बार से ज़्यादा कितना परसेंट एरिया सो हो रहा है। जैसे हमारे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 143% है, तो यदि हम देखें, यदि 100 में से हम 43 माइनस कर देंगे, यदि 100 में से 43 माइनस कर देंगे तो 57। यदि मतलब हम देखेंगे तो हम 57% एरिया में तो मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि हम 43% एरिया देखेंगे तो हम उसमें डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। तो इस प्रकार से हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाती है। अब हम क्रॉप रोटेशन देखेंगे। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड, मतलब लैंड हमारी फिक्स्ड रहती है, बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। मतलब हम एक क्रॉप रोटेशन बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, क्रॉप को हमारे हिसाब से रोटेट करवाते हैं कि हमको सीरियल्स के बाद पल्स लेना है, फिर अगेन पल्स के बाद सीरियल्स लेता है। तो इस प्रकार से हम क्रॉप का एक रोटेशन बनाते हैं जिसमें क्रॉप को रोटेट करवाते हैं, प्लान बनाते हैं क्रॉप रोटेशंस में, जिसमें क्या रहता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। यदि हम लगातार सीरियल्स ग्रो करते जाएंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हमको रोटेशन प्लान में ऐसी क्रॉप्स भी लेना है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखे। और यदि हम एक ही प्रकार की क्रॉप लेंगे तो पैथोजन, इंसेक्ट पेस्ट या डिसीज के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमको क्रॉप को रोटेट करना भी ज़रूरी है कि ज़्यादा डिसीज पेस्ट का अटैक ना हो। अब हम निकालेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर इन अ क्रॉप रोटेशन। यदि हम देखते हैं एक ईयर का रोटेशन देखते हैं, राइस या पी। राइस पी मतलब राइस हम खरीफ में ले लेंगे, पी हम कब ले लेंगे, रबी में ले लेंगे। तो ये इसकी रोटेशन इंटेंसिटी नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, 2 हो गई। वो रोटेशन कितने का था, 1 साल का, तो 2 × 100, तो ये हो गया 200। तो 200% आ गई। मतलब 200% हमको ये बताता है कि हमने, यदि हम 200% को जब 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट हटाने के लिए, तो 1 साल में 2 क्रॉप ली है। तो 200% हमको ये बताता है कि हमने 1 साल में 2 क्रॉपें ली है। यदि हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर, हमने पहले क्या लिया, ग्राउंड, खरीफ में ग्राउंडेड ले लिया, फिर रबी में व्हीट ले लिया, फिर अगेन जब हमने व्हीट काट लिया उसके बाद क्या लगाया, शुगर केन लगा दिया। तो ये कितने हो गए, 2 साल का ईयर हो गया। तो इसमें हम देखेंगे 150, यदि 150 को हम डिवाइड करते हैं 100 से तो 3/2 हो जाएगा। तो ये हमको शो करेगा कि हमने 3 क्रॉप्स ली है 2 साल में। तो हमको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ये बताता है कि हमने कितने साल में कितनी क्रॉप ली है। अब हम क्रॉपिंग सिस्टम देखने वाला है कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। इट रेफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म एंड देयर इंटरेक्शंस विद फार्म रिसोर्सेज, एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेस एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। हम पहले देखेंगे क्रॉप रोटेशन, देखा कि हमने क्रॉप रोटेशन में क्या किया। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने की, एक रोटेशंस प्लान में, तो उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद क्रॉप को अलग अलग प्रोपोर्शन देते हैं कि हमको किस क्रॉप को कितने प्रोपोर्शन में ग्रो करना है। प्लानिंग के साथ जब हम प्रोपोर्शन करते हैं क्रॉप का तो हम उसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं।
और जब प्लानिंग प्रोपोर्शंस और मैनेजमेंट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक क्रॉपिंग सिस्टम, एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्लानिंग प्लस प्रोपोर्शंस प्लस मैनेजमेंट, इसमें तीन चीज़ होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। और उसका इंटरेक्शन रिसोर्सेज को यूज़ करना, मैनेज करना अकॉर्डिंगली विद क्रॉप्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। अब हम हार्वेस्ट इंडेक्स देखने वाले हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इसका फार्मूला है था इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिकल पार्ट क्या रहता है, ग्रेन रहता है, और बायोलॉजिकल पार्ट क्या रहता है, ग्रेन प्लस स्ट्रा इंटू 100 कर देते तो हमारा क्या आ जाता है, हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इसका फार्मूला होता है सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इंटू 100। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोलते हैं। सोर्स क्या रहता है, पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑक्योर, मतलब सोर्स यहाँ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर होती है, जो कहाँ पर होती है, लिप्स में होती है। सिंक क्या होता है, वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट्स, मतलब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होकर एक्यूमुलेट हुई, तो यह कहाँ होती है, जनरली ग्रेन वाले पार्ट्स में होती है। अब हम यूनिट 2 देखने वाले हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब मीन्स कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप इन ड्राईलैंड रेनफेड, मतलब वर्षा निर्धारित खेती होती है, उसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। और रेन के हिसाब से हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग में क्या होती है, बारिश 750 mm से कम होती है, ड्राई फार्मिंग में 750 mm से कम होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm के बीच में बारिश होती है। लेकिन रेनफेड कंडीशंस में क्या होती है, 1150 mm से ज़्यादा बारिश होती है। यदि हम कंस्टिट्यूएंट देखें ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग में, देखें कुछ कंस्टिट्यूट में डिफरेंस देखेंगे। तो यदि रेनफॉल होती है तो ड्राईलैंड में 800 mm से कम होती है, रेनफेड में 800 mm से ज़्यादा होती है। यदि मॉइस्चर एबिलिटी टू क्रॉप देखेंगे तो शॉर्टेज, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन देन द मतलब पीटी ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, लेकिन रेनफेड फार्मिंग में पीटी कम होता है प्रेसिपिटेशन से। ग्रोइंग सीजन देखेंगे तो इसमें कम होता है ड्राईलैंड में, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। रेनफेड में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे 200 दिन से ज़्यादा होता है यहाँ, और ड्राईलैंड में 200 दिन से कम होता है। ग्रोइंग रीजन देखेंगे तो जहाँ पर 200 दिन से कम बारिश हो, 800 mm से कम बारिश होती है और 200 दिन से कम का ग्रोइंग पीरियड है, तो यहाँ पर कौन से एरिया आ जाता है, एरिड, सब एरिड एंड सब ह्यूमिड वाले एरिया जाते हैं। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड वाले एरिया आ जाते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग, यहाँ पर सिंगल या मिक्स्ड क्रॉपिंग ले सकते हैं, लेकिन रेनफेड फार्मिंग में हमको डबल या इंटरक्रॉप लेने को मिल जाती है। यदि हम कांस्टेंट देखेंगे तो ड्राईलैंड फार्मिंग में विंड एंड वाटर इरोजन दोनों होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल के पास ना तो ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ विंड एंड वाटर इरोजन होता है। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, वाटर इरोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एवेबिलिटी बनी रहती है पानी की, इसलिए यहाँ पे वाटर इरोजन रहता है। लेकिन यहाँ पर ड्राईलैंड फार्मिंग में पानी की कमी रहती है, इसलिए यहाँ पर विंड इरोजन के साथ, वाटर इरोजन के साथ विंड इरोजन भी होता है। अब यूनिट 3 में हम देखने वाले हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, तो ये 1988 में इनिशिएट हुई थी प्लानिंग कमीशंस के द्वारा अंडर 7th 5 year प्लान में। तो जनरली क्वेश्चन आता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी, तो 1988 में किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशंस के द्वारा इनिशिएट हुई थी, और 7th 5 year प्लान में इनिशिएट हुई थी। सेकेंड होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स
एक ऐसे लैंड एरियाज होते हैं जहाँ पर हम मतलब प्लानिंग कमीशंस ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए, एक प्लानिंग कमीशंस ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए थे। प्लानिंग कमीशंस ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग बनाए थे क्लाइमेट और ग्रोइंग पीरियड के आधार पर, जहाँ पर हम क्रॉप ग्रो कर सकें या क्रॉप का मैनेजमेंट बेटर वे में कर सकें ताकि कम से कम लॉस हो। लेकिन ये फेल हो गया था और इसके बाद ही एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कंसेप्ट आया था, जिसमें 4 चीज़ इन्वॉल्व थी, 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे: क्लाइमेट, ग्रोइंग पीरियड, सॉइल टाइप एंड लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म में माउंटेन, प्लेन्स, वैली एंड हिलीज, ये सब चीज़ें आती है। तो प्लानिंग कमीशंस के अकॉर्डिंग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे और अकॉर्डिंग टू नार्प या ICR उसके अनुसार 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करेंगे तो ये NVSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग इंडिया, इन्होंने 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बनाए थे, लेकिन फिलहाल ये कितने हैं? 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं। और यदि हम अकॉर्डिंग टू ICR देखेंगे तो अकॉर्डिंग ICR के अकॉर्डिंग 8 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं। ड्रॉट ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, लेकिन ड्रॉट के अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ऐसे सिचुएशंस कंसर्निंग इन एन एरिया इन अ ईयर वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल इज नोन एज ड्रॉट। यदि 75% किसी एरिया में मान लो 1000 mm रेनफॉल हो रही है, लेकिन उस एरिया में 750 mm ही रेनफॉल हुई, तो उसको हम ड्रॉट कहेंगे। लेकिन यदि 50% से भी कम बारिश हुई, 500 mm से भी कम बारिश हुई, तो उसको हम सेवर ड्रॉट बोलेंगे। मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स, इट इज़ अ रेशो ऑफ moisture availability index, it is a ratio of actual evapotranspiration to the potential evapotranspiration। एक्चुअल evapotranspiration क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि एक्चुअली रिमूव्ड हुई है, लेकिन पोटेंशियल evapotranspiration कैपेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिमूव वाटर, ये होता है पोटेंशियल evapotranspiration। evapotranspiration, soil moisture is the most limiting factor in dryland agriculture। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में? होगी सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कमी मॉइस्चर की होती है। अबाउट 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन। और जो भी पानी गिरता है उसका 60-70% जनरली काहे से लॉस हो जाता है? इवापोरेशन से लॉस हो जाता है। लेकिन हम इवापोट्रांसपिरेशन लॉस को रोक सकते हैं मल्च का यूज़ करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर से एंड विंड ब्रेक का यूज़ यूज़ करके। हम देखते हैं कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हम प्लांट को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? उनका ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देते हैं। हम कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स देखते हैं, जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहले स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जो कि स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, जिसका एग्जांपल है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट या फिर एट्राजिन्स। फिल्म फॉर्मिंग की बात करेंगे, देखिए क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म, एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। इसका एग्जांपल है मोबिलीफ, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, ऑयल्स एंड विक्स। ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स इनके। रिफ्लेक्टिंग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट देखेंगे जिनका एग्जाम्पल है केओलिन, क्योंकि क्या करते हैं? केमिकल्स रहते हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडिएशंस को, जिसके कारण क्या है? लीफ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। ग्रोथ रिटार्डेंट, जिसका एग्जांपल है साइकोसिल, जो कि क्या करते हैं? दे आल्सो इंड्यूस स्टोमेटा, जो कि क्या है? क्लोजिंग स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं।
विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स देखेंगे। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि विंड्स को रोकते हैं या विंड्स के फ्लो को रोकते हैं या विंड की स्पीड को रिड्यूस करते हैं। लेकिन हम शेल्टर बेल्ट की बात करेंगे। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शंस। मतलब जिधर से विंड डायरेक्शन आ रही है उसके अक्रॉस में हम बहुत सारी ट्रीज या उनके बीच में श्रब्स को प्लांट कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। जो कि क्या करते हैं? क्रॉप को डैमेज होने से बचाते हैं कोल्ड वेव्स या हॉट वेव से। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ये लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ट्रीज श्रब्स और ग्रोन, ट्रीज और श्रब को भी हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स के साथ टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी या इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्रॉप के साथ ट्रीज श्रब्स को भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। यदि हम इनके कंपोनेंट्स देखेंगे तो एग्री सिल्वीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ क्या ग्रो की जाती है? फॉरेस्ट क्रॉप्स को ग्रो की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट क्रॉप बोलते हैं सिल्वीकल्चर को, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्री सिल्वीकल्चर। सेकेंड होता है सिल्वो पास्चुरल सिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट आर मर्ज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ वुड एज वेल एज रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट। थर्ड आता है एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम, जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ फॉरेस्ट क्रॉप भी उगाई जाती है और पास्चरल क्रॉप्स भी उगाई जाती है। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चरल सिस्टम, इसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसके साथ ही सिल्वीकल्चरल मतलब फॉरेस्ट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ फॉरेस्ट क्रॉप्स अलॉन्ग विथ फिश प्रोडक्शंस किया जाता है। अब आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ लिमिटेशंस, लैंड आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस बाय यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। मतलब सॉइल को 8 अलग अलग भागों में बांटा है लिमिटेशंस के हिसाब से। हम देखते हैं 2 प्रकार से बांटा गया है इनको। पहला तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशंस, जो कि 4 क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो क्लास है, जिसमें क्या है? कल्टिवेशंस के लिए सूटेबल है। लेकिन यदि हम 5th 6th 7th 8th क्लास को देखेंगे जो कि सूटेबल नहीं है, ये जो 5th 6th 7th 8th क्लास है ये वाइल्ड लाइफ के लिए रहती है, ग्रासेस के लिए रहती है, फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल्स रहती है। यदि हम क्लास 1 की बात करेंगे तो क्लास 1 में कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। इसमें सिर्फ क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चाहिए लाइक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी। एग्जांपल ऑफ क्लास 1 सॉइल्स आर एल्यूवियल सॉइल ऑफ एंडोगैंगेटिक प्लांट्स, जो एल्यूवियल सॉइल से क्लास 1 में आती है क्योंकि इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है, बस इनको सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत रहती है। क्लास सेकंड की बात करेंगे तो इट हैज़ सम लिमिटेशन सच एज जेंटल स्लोप, मॉडरेट इरोजन्स, मतलब इनमें कुछ लिमिटेशंस पाई जाती है, जैसे कि थोड़ी सी स्लोप्स की समस्या रहती है, इसमें हल्का सा इरोजन्स की समस्या रहती है, हल्की सी एसिडिटी, अल्कलिनिटी, सेलिनिटी कंडीशंस पाई जाती है, जो कि हम रिड्यूस कर सकते हैं इजीली और इसमें भी क्रॉप आराम से ग्रो कर सकते हैं। हम क्लास थर्ड की बात करेंगे। हेप से इनमें सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस पाई जाती है, जैसे कि स्टीप स्लोप पाया जाता है, हाई इरोजन्स पाया जाता है, इसमें स्लो वाटर परमिएबिलिटी, मतलब पानी आसानी से नीचे नहीं जाता, एंड रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन्स। इनकी फर्टिलिटी स्टेटस की बात करेंगे तो थोड़ा पुअर होता है, लेकिन हम इसमें यदि ज़्यादा स्पेशल कंजर्वेशन मेजर अडॉप्ट करें तो ये भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम मैनेज को कर सकते हैं, स्पेशल कंजर्वेशन मेजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखेंगे सेलो रेड सॉइल्स, स्लाइटली सलाइन ब्लैक सॉइल्स इस क्लास में आती है। यदि हम क्लास 4 की बात करेंगे तो इनमें सब बहुत ज़्यादा से वेरी सेवर लिमिटेशंस पाई जाती है ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर ओकेजनल कल्टिवेशंस, मेनली यूज़ फॉर पॉस्चर या है, मतलब चारे के लिए इनको अडॉप्ट किया जाता है।
इसका एग्जांपल देखेंगे तो सेलो सॉइल, सैलाइन सॉइल एंड अल्कलाइन सॉइल्स, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। यदि हम क्लास 6 की बात करेंगे तो हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूज़ ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, मतलब क्लास 6 से लेकर यदि हम क्लास 8 तक की बात करेंगे, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की बात करेंगे तब इनमें क्रॉप प्रोडक्शंस ग्रो नहीं कर सकते। यदि क्लास 5 की बात करेंगे तो इसमें स्टोनी एंड रॉकी सॉइल्स इन पॉन्ड एरिया वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल्स मेनली यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, एग्जाम्पल एरिड एंड रॉकी सॉइल। क्लास 6 की बात करेंगे हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूज ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, क्लास 7th सेवर लिमिटेशन ऑन यूज ऑफ ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री, मतलब 6th क्लास में कुछ लिमिटेशंस है लेकिन 7th क्लास में इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस है कि हम उसमें ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री कर ही नहीं सकते। जब हम 8th क्लास की बात करेंगे, एक्सट्रीमली रफ लैंड नॉट सूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, हम इसको किसी भी प्रकार में यूज़ नहीं कर सकते, ना क्रॉप प्रोडक्शंस में या पास्चर में। हम इसको वाइल्ड लाइफ रिक्रिएशंस एस्थेटिक पर्पस एंड वाटर साइड प्रोटेक्शंस के लिए या वाटर साइड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल सैंडी विचेस रिवर वर्सेस एक्सेट्रा। यदि हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को देखेंगे, सबसे पहले एग्रोनॉमिक मेजर्स आते हैं जिनको हम 2% स्लोप्स, जब स्लोप 2% से कम होता है तब हम एग्रोनॉमिक मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कंट्रोल कल्टिवेशन आ जाती है, मल्चिंग आ जाती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग आ जाती है। तो कंट्रोल कल्टिवेशन क्या करते हैं, जब हम कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप करते हैं तब उसको हम कंट्रोल कल्टिवेशन बोलते हैं। इट कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। हम मल्चिंग की बात करेंगे तो मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर, मतलब मल्च कोई भी मटेरियल जब हमको सॉइल पे डालते हैं तो वो सॉइल इरोजन्स को भी इम्प्रूव करते हैं और इवापोरेशंस को भी इम्प्रूव करते हैं। चेक इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होने देते हैं जिसके कारण सॉइल वाटर इम्प्रूव होता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिस टू कंजर्व ऑफ सॉइल मॉइस्चर्स लैंड रिड्यूसेस इरोजन्स फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन, मतलब ड्राई लैंड रीजन में मल्चिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल। स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको हम पट्टीनुमा खेती बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप क्लोज ग्रोइंग क्रॉप आर अल्टरनेट विद स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप जिससे इरोजन नहीं होता है उसके साथ में इरोजन परमिटिंग क्रॉप, जो क्रॉप में इरोजन होता है हम उनको ग्रो करते हैं। मैकेनिकल मेजर्स में क्या करेंगे, मैकेनिकल मेजर्स को तब अडॉप्ट करेंगे जब हमारे पास स्लोप 2% से ज़्यादा होता है। इसमें होता है कंटूर वंडिंग। कंटूर वंडिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप, 2 से 6% स्लोप होता है तब हम कंटूर वंडिंग को अडॉप्ट करते हैं और इसको एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। ग्रेडेड वंडिंग की बात करेंगे तो जब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है जैसे 800 mm से ज़्यादा, वो जब 2 से 10% तक स्लोप रहता है तब हम ग्रेडेड वंडिंग को अडॉप्ट करते हैं। कंटूर एंड ग्रेडेड वंडिंग आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, मतलब कंटूर एंड ग्रेडेड वंडिंग को मोस्टली यूज करते हैं इंडिया में। सब सॉइलिंग करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेंट ऑफ सॉइल बाय द सब सॉइलर एट 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 19 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइलिंग बोलते हैं। ब्रॉड बैंड एंड फरो सिस्टम BVF सिस्टम में क्या करते हैं हम इसको ब्लैक सॉइल में, जनरली डीप ब्लैक सॉइल में अडॉप्ट करते हैं। suitable for managing rain water in deep black soils where surface drainage during the monsoon period is problem, मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है तब हम क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड फरो बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं 30 सेंटीमीटर डेप्थ की फरो और 30 सेंटीमीटर वाइड फरो बनाते हैं। दो थोड़ा सा एक बेड बनाते हैं उसके साइड में जिससे उस बेड में 2 से 3 रोज़ होती क्रॉप की। उसके बाद हम एक बेड बनाते हैं 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड फरो, जिससे क्या होता है ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती। वेंच टेरेसिंग की बात करेंगे तो वेंच टेरेसिंग स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वेंच टेरेसिंग बोलते हैं, जिसको हम 16 से 33% स्लोप पे अडॉप्ट करते हैं। जिंक टेरेसिंग जब 3 से 10% स्लोप होता है तब हम इसको
जिंक टेरेसिंग को अडॉप्ट करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू समवॉट बेंच टेरेसिंग। इसको जिंक टेरेसिंग को मीडियम टू डीप सॉइल्स इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज़ में, मतलब मीडियम से डीप सॉइल्स में अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर मॉडरेट या अधिक वर्षा होती है। हम अब वेजिटेशन वेरियर्स देखेंगे। दिस आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन यूजुअली है फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस, मतलब हम ग्रासेस का ग्रो करते हैं जो कि इरोजन को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो खस जिसको बोलते हैं विटिवेरिया जेलेनिका इज द मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पस। वर्टिकल मल्चिंग हमने देख ली क्या होती है। डिगिंग नेरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड पेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यूज इन दिस ट्रेंचेस, मतलब ट्रीज या सब्स के पास क्या करते हैं, हम गड्ढे बनाते हैं जो कि उसमें हम स्ट्रॉ डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है डायरेक्ट पानी सीधे प्लांट के रूट्स के पास जाता है। जनरली हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, कॉफ़ी गार्डन्स में इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।